मेरे पास इस वक्त 7th एडिशन जो है केएलएम का वो ओपन है, और उसमें एनाटमी में हम पढ़ रहे हैं लिवर, बाइलरी डक्ट्स एंड गॉल ब्लैडर के ब्लू बॉक्सेस की क्लिनिकल एनाटमी। ठीक है। और उसमें हम लोगों का जो टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको कुछ डिटेल में करवाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपनी डेली जो प्रैक्टिस करेंगे इन क्लिनिक या हॉस्पिटल में, तो उसमें आप ये केसेस देखेंगे। स्पेशली पाकिस्तान के जो केसेस हैं इसमें लिवर सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी पे आता है। फैसलाबाद में बहुत केसेस हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, कराची में, जिस बड़े सिटी में जाएंगे आपको लिवर के केसेस बहुत मिलेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो रेलिवेंट टू लिवर, गॉल ब्लैडर और बाइलरी डक्ट्स के ऊपर है। तो सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन देख लेते हैं। उसमें पाल्पेशन ऑफ लिवर है। यू विल डू इन थर्ड ईयर एमबीबीएस, इंशाल्लाह आप पाल्पेट करोगे। जस्ट आप यहाँ एनाटोमिकली देख लो कि जो लोअर रिब होती है, सबसे ज्यादा जो नीचे वाली रिब है उसे हम 12th रिब कहते हैं। उसके नीचे लिवर का जो मार्जिन होता है, जो लिवर का जो बॉर्डर है, वो फील कर सकते हैं आप, पल्पेट कर सकते हैं। और पेशेंट से आप कहेंगे कि आप डीप ब्रीदिंग करें। तो वो डीप ब्रीदिंग करेगा एट दैट टाइम जब वो एक्सेल और इनहेल कर रहा होगा, तो उस टाइम पे आप ये जो अपने मार्जिन हैं लिवर के, वो आप अपने फिंगर टिप्स के ऊपर फील कर सकोगे। नॉर्मली राइट साइड पर 12th रिब के नीचे ये पाल्पेबल होता है ड्यू टू ब्रीदिंग। अगर ये पाल्पेबल हो जाए विदाउट ब्रीदिंग, तो इसका मतलब है कि हेपेटोमेगैली है, लिवर का साइज थोड़ा सा इनलार्ज है। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे होगा। दूसरा क्लिनिकल है जी सबफेरेनिक एब्सेसिस। Abscesses, I told you before that it is a localized collection of pus। ठीक है, कोई पुरुलेंट एक्सुडेट वहां पे आ गया ड्यू टू एनी इंफेक्शन रिलेटेड टू जीआईटी। ठीक है, होल जीआई ट्रैक्ट, अपेंडिक्स या पेरिटोनियम या लिवर। तो नॉर्मल जो कलेक्शन ऑफ पस है वो राइट साइड पे ज्यादा होती है। राइट डायफ्राम के नीचे जो है वो वहां पस जो है वो कलेक्ट हो जाती है और एब्सेस बना देती है। उसे हम कहते हैं सबफ्रेनिक एब्सेस। अगर कोई पूछे तो कॉमन कहाँ पे है, तो इट्स मोस्ट कॉमन ऑन द राइट साइड बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रप्चर्ड अपेंडिसेस। ठीक है, एंड परफोरेटेड डोडेनल अल्सर्स। ये अंडरलाइन कर लो, इसमें मोटी सी बात यही लिखी हुई है। Because the right and left subphrenic recesses are continuous with the hepatorenal recess, the lowest most। ठीक है, ये ग्रेविटी डिपेंडेंट होती है। अगर पेशेंट खड़ा हुआ है तो वो एब्सेस नीचे की तरफ मूव कर जाती है ड्यू टू द ग्रेविटी। अगर लेटा हुआ है तो वहां पर जो पाउच बने हुए आपने अगर पढ़े होंगे, ठीक है, हेपेटोरीनल पाउच जो बना हुआ वहां पर, और वहां पर लिनोरीनल पाउच जो बना हुआ स्प्लीन वाली साइड पे, ये वहां पर कलेक्शन रहती है। अल्ट्रासोनोग्राफी में हम लोग देख लेते हैं, इसके अलावा सीटी स्कैन में भी हम देखते हैं। अच्छा, एज ए डॉक्टर हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देंगे। इसके अलावा इसको लोकली ड्रेन करना बहुत जरूरी है। अब वो ड्रेनेज कैसे होगी? A subphrenic abscess is often drained by incision inferior or through the bed of the 12th rib। 12th rib palpate करेंगे पेशेंट की, उसके नीचे हम एक लीनियर हॉरिजॉन्टल इंसिजन दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि हम छोटा सा निक देंगे और वहां पर अपनी नीडल या जो भी इसका जो ड्रेनेज पाइप है, सक्शन पाइप है, वहां से उसको ड्रेन करते जाएंगे। ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है कि एन एंटीरियर और सबफ्रेनिक एब्सेस, यानी कि एंटीरियर अगर पड़ी हुई एब्सेस सबफ्रेनिक इज ऑफन ड्रेन थ्रू अ सबकॉस्टल इंसिजन लोकेटेड इंफीरियर एंड पैरेलल टू द राइट कॉस्टल मार्जिन। अगर रिब हॉरिजॉन्टल पड़ी है तो आपका इंसिजन भी हॉरिजॉन्टल ही होगा। ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारे ये क्लिनिकल जो दो तीन आपने पढ़े हैं वो एनाटॉमिकल जो है उसकी इंपॉर्टेंस उसकी थी, इन रिब्स की और इन चीज़ों की। आपको लोकेशंस का अंदाजा हो जाएगा जब आप कैडेवर को आके देखेंगे ना डायसेक्शन के अंदर इंशाल्लाह, तो आपको काफ़ी अंदाजा हो जाएगा। उसका डेड बॉडी के ऊपर भी खड़े होकर आप लोगों को ये बताया जाएगा कि कहाँ इंसिजन दिया जाता है, कहाँ से एक्सेस ट्रेन की जाती है। अच्छा, आप लोगों ने ग्रॉस एनाटमी की क्लासेस में हेपेटिक लोब्स पढ़े होंगे, सेगमेंट्स पढ़े होंगे। तो ये टोटल जो होते हैं इन्हें हम सर्जिकल सेगमेंट्स भी कहते हैं। इसको हम पल्मोनरी जो आपकी, सॉरी पल्मोनरी कह रहा हूँ, ये जो आपकी पोर्टल वेन है उसकी ब्रांचेस के थ्रू भी हम इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दे आर टोटल 8 सेगमेंट। अगर आपने केएलएम के अंदर या BD84 के अंदर ये डायग्राम देखी हो तो 8 सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, और हर सेगमेंट की अपनी वेन है, अपनी आर्टरी है और अपनी डक्ट है, और ये इंडिपेंडेंट है बाकी दूसरे सेगमेंट से। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इस एनाटॉमिकल नॉलेज को यूज करते हुए
सर्जन जो हैं वो इनकी रिसेक्शंस कर सकते हैं इजीली। अगर आप अपना फर्स्ट ईयर एमबीबीएस और डीपीटी वाला कोर्स जहन में लेकर आओ तो आपने लंग्स के सेगमेंट्स भी पढ़े होंगे। तो यही सेम सिनेरियो, यही सेम फिनोमेना जो है अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, लिवर के ऊपर भी। अब फर्स्ट करो लिवर के अंदर सेगमेंट 8 या सेगमेंट 2 मैंने लफ्ज बोला, ये मैंने अल्ट्रासोनोग्राफी की और पेशेंट को जब मैंने स्कैन किया तो उसमें देखा कि मुझे वहां पर इकोजेनिक एक मटीरियल नजर आ रहा है, और इट माइट बी पस, इट माइट बी ट्यूमर, स्पेस ऑक्यूपाइड लीजन है वो, ठीक है। अब जब मैंने उस सेगमेंट को डिस्क्राइब कर दिया तो एट दैट मोमेंट सर्जन्स जो हैं वो प्रिसाइज हो जाएंगे अपनी सर्जरी के लिए, और वो सिर्फ उसी सेगमेंट को रिमूव करेंगे जहां पर हमें शक है कि वो ट्यूमर है, तो बाकी सेगमेंट्स हमारे बच जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं हेपेटिक लोबेक्टमीज एंड सेगमेंटेक्टमी, ठीक है। लोब पूरे का पूरा भी रिमूव किया जा सकता है, राइट एंड लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, या उसका पूरा एक सेगमेंट भी। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग का चांस होता है और उसको रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए सर्जन्स जो होते हैं वो बहुत विजिलेंट होते हैं कि हमने ब्लीड नहीं होने देना, बिकॉज ये बहुत ही हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है ये बॉडी का लिवर। तो ये थोड़ा सा अल्ट्रासोनोग्राफी दिखाई कि कैसे की जाती है, या पोस्ट ग्रेड स्टडीज में डिटेल में पढ़ेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी कैसे की जाएगी आफ्टर योर एमबीबीएस क्लासेस, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्रोब हम यहाँ रखते हैं क्योंकि इट्स अंडर माय स्पेशलिटी। तो ये देखिए हमने प्रोब रखा हुआ लिवर के ऊपर, लिवर यहाँ से यहाँ तक पूरा देख रहे हैं, ये डायफ्राम है इसका। तो हमें इस तरह कुछ लिवर जो है वो नजर आता है, देखिए आप ये देख रहे हैं, ये आपका प्रोब नजर आ रहा है, दैट इज द कैप्सूल ऑफ द लिवर। और ये जो आपको इकोजेनिक यानी कि ज्यादा इकोज नजर आ रही है, ये वाली इकोजेनिक है, ये डायफ्राम होता है। और ये वाला जो पोर्शन है ये आपके पोर्टल वेन है, सिंपल सी बात है। तो ये सारा लिवर पैरन करना है, ये लिवर की इकोजेनिक डक्ट्स होती हैं, और ये एक छोटी सी जो है वो पोर्टल ट्रायड या हेपेटिक पोर्टल वेन है, ये वाली छोटी सी, ये आमतौर पर लिवर में हमें नजर आता है। फैटी लिवर के अंदर ये ओब्लिटरेट हो जाती है सारी चीजें, ये डक्ट्स नजर नहीं आती, जब फैटी लिवर होता है ना, ये सारी इकोजेनिक हो जाती है, सारी चमकदार हो जाती है। अच्छा, अब एक क्लिनिकल छोटा सा है लिखा हुआ कि रप्चर ऑफ लिवर, जैसे स्प्लीन जो थी वो लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा इजीली क्रम्बल्ड होती थी, इजीली जो थी कंप्रेसेबल थी, उससे ज्यादा आसानी से लिवर डैमेज होता है राइट साइड पे। कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, किसी ने यहाँ पंच मारा हो, कोई क्या कहते हैं रॉड मारी हो यहाँ पर, या एक्सीडेंट हो जाए तो लिवर जो है वो रप्चर होता है, और ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो राइट साइड जो लिवर है वो उसका पोर्शन रप्चर होता है, और फिर हमें लोबेक्टमी या सेगमेंट जो भी हमें उसका रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। इसमें और कितनी खास बात है, और ये प्रोफ्यूजली ब्लीड करता है, इट मे बी फैटी, शॉक में पेशेंट चला जाता है। अच्छा, अब एक क्लिनिकल है एबेरेंट हेपेटिक आर्टरी। इन उर्दू लैंग्वेज एबेरेंट का मतलब होता है नागवार गुजरना, किसी बात का बुरा लगना, ठीक है। तो इसको क्लिनिकली हम लोगों ने यूज कर लिया है एज अ वर्ड जो वेरिएशन है, ठीक है, और सर्जिकली एक नागवार है, एक एक यूं कहना चाहिए कि एक एबेरेंट यानी कि एक अनहैप्पी सी एक चीज है। वो क्या होता है कि एबेरेंट हेपेटिक आर्टरीज के बारे में अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना बनाओ, अपना रिव्यू करो अगर पिछला कॉन्सेप्ट, तो सीलिक ट्रंक थी एब्डोमेन के अंदर, एब्डोमिनल एओर्टा की फर्स्ट ब्रांच, द सीलिक ट्रंक, उसमें से 3 ब्रांचेस मेन निकली थी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी, एक एक आपकी जो थी वो कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी, और एक आर्टरी और निकली थी। जो आपकी कॉमन हेपेटिक आर्टरी थी उसकी 2 ब्रांचेस थी, एक जाती गाल ब्लैडर को, उसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी। दूसरी आती है लिवर को, उसको हम कहते हैं प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है वो फर्दर 2 में डिवाइड होती है, राइट हेपेटिक और लेफ्ट हेपेटिक। राइट हेपेटिक जो है वो राइट लोब ऑफ द लिवर को, और लेफ्ट हेपेटिक जो है वो लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर को सप्लाई कर देती है। अब एबेरेंट हेपेटिक आर्टरीज क्या चीज है कि ये जो हेपेटिक आर्टरीज निकल रही हैं राइट एंड लेफ्ट, वो असल जगह से नहीं निकल रही। नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कैसे निकलेगी। एबेरेंट कंडीशन में क्या होगा, यानी कि इन वेरिएशन में क्या होगा कि जो, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रीड कर देता हूँ। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एबेरेंट right hepatic artery, superior mesenteric artery.
यानी कि वो राइट हेपेटिक आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से निकल आएगी। एंड द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एन एबेरेंट लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी इज द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो बस ये दो आर्टरीज आपने ध्यान में रखना है इफ द एमसीक्यू कम इन योर एग्जाम और पार्ट 1 एग्जाम जब आप देंगे पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, तो ये वहां एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कुछ वेरिएशंस हैं इन रिलेशनशिप ऑफ हेपेटिक आर्टरीज, ये मैं आपको डायग्राम में कराऊंगा, इसको हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। क्लिनिकली जब भी किसी चीज के आगे मगैली लगेगा इट मींस इनलार्ज इन साइज, ठीक है। हेपेटोमेगैली मींस इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर। अब इसकी कई कंडीशंस हैं, अब आप वो सुनते जाओ, ये पूरे पैराग्राफ में जो चीजें लिखी हुई है सारी आप लोगों को मैं एक समराइज कर रहा हूँ बस शॉर्ट फॉर्म। हेपेटोमेगैली कैसे होगी? जो लिवर है वो हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है, इसमें दो बड़ी बड़ी वेसल्स जो हैं वो सिस्टेमिक यानी कि सिस्टेमिक ब्लड लेके जा रही हैं टुवर्ड्स द हार्ट। उसमें एक पोर्टल वेन है और दूसरी इंफीरियर वेन है। तो सारे का सारा ब्लड इसमें से गुजर रहा है, फिर आर्टीरियल ब्लड इसमें आ रहा है हेपेटिक आर्टरीज के थ्रू, तो ये हाईली वेस्कुलर ऑर्गन है। फिर चूंकि पोर्टल वेन के अंदर और इंफीरियर वेना केवा के अंदर वेल्व्स नहीं है, तो जब राइट हार्ट का प्रेशर इंक्रीज होगा, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ब्लड जो है वो बैकफ्लो मार सकता है। जब बैकफ्लो होगा तो सारा इकट्ठा कहाँ पे होगा? लिवर के अंदर, तो लिवर का साइज क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। हेपेटोमेगैली इज ड्यू टू द engorgement ऑफ द या कंजेशन ऑफ द लिवर, ठीक है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड यू कह सकते हैं कि ब्लड वहां पे ज्यादा आ गया है। दूसरे नंबर के अंदर अगर लिवर जो है वो इन्फ्लेमेशन का शिकार हो जाए, हेपेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर और हेपेटोसाइट्स, तो तब भी जब कोई चीज सूज जाती है तो उसका साइज बढ़ जाता है, तो इसकी इन्फ्लेमेशन में भी इसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये दो मोटी मोटी कंडीशन थी जिसमें हम कहते हैं हेपेटोमेगैली। अच्छा स्टूडेंट्स, ये सुनिएगा जो मुझे सुन रहे हैं, आपने कभी नोट किया है कि सडनली कई लोगों को भागते वक्त जब वो तेज भागे तो उनके, या बहुत ज्यादा भाग लें तो उनके राइट साइड पर जहां लिवर होता है वहां पेन शुरू हो जाती है पसली के पीछे, जैसे यू फील हॉलोनेस एंड डल पेन्स। इसको हम कहते हैं रनर्स स्टिच। ये एक फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं रनर स्टिच। होता क्या है इसके अंदर कि चूंकि आप तेज भाग रहे हो, आपका वेनस रिटर्न बहुत ज्यादा हो गया है, तो डेफिनेटली सारे का सारा वेनस जो फ्लो है वो पोर्टल वेन से भी गुजरना है और इंफीरियर वेना केवा से भी गुजर के राइट हार्ट में जाना है। उसके बाद आप तेज तेज सांस ले रहे होते हैं, तो उस दौरान जो मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम है या तो वो रिस्ट्रिक्ट कर जाती है, कंस्ट्रेन होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके नतीजे में क्या होगा कि वहां पर जो लिवर है वो ऑलरेडी वहां से ब्लड ज्यादा गुजर रहा है, डायफ्राम की मूवमेंट या तो रिस्ट्रिक्टेड है या तेज हो गई है, तो वो लिवर के कैप्सूल के साथ जब वो टच करेगा इट हर्ट्स द लिवर एंड यू स्टार्ट फीलिंग द पेन इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन एंड दिस कंडीशन इज नोन एज रनर स्ट्रेच। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लिनिकल है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हेपेटोमेगैली की मेटास्टैटिक कार्सिनोमा, यानी कि किसी और जगह का कैंसर जो है वो लिवर में चला गया, सेकेंडरीज, या लिवर का अपना प्राइमरी लिवर सेल कार्सिनोमा, ठीक है, टीएलसी कहते हैं इसे। बेसिकली कैंसर की वजह से, ट्यूमर की वजह से लिवर जो है वो इलाज करता है। फिर एक पैथोलॉजिकल टर्म है जिसको हम कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस आप डिटेल में पैथोलॉजी में पढ़ेंगे, इसकी 3-4 स्टेजेस है, लेकिन हम यहाँ एनाटॉमी में देखते हैं कि लिवर चूंकि एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, सबसे बड़ा मेटाबॉलिक ऑर्गन है, तो जितने भी आपके वेस्ट मटेरियल्स, जो आपका वेस्ट फूड या जो भी ऐसा एक आप हार्मफुल जो भी चीज है वो इंजेस्ट कर लेते हैं, पॉइजनस चीज, इसमें अल्कोहल भी आता है, टोबैको भी आता है, बहुत से बैक्टीरिया, वायरसेस भी आते हैं, पैथोजेंस भी आते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो लिवर जो है उसका फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा और लिवर सेल्स को वो डैमेज कर देंगे, इंक्लूडिंग वायरल जो हेपेटाइटिस है, जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया और एक इसमें अमीबा भी आता है, तो ये सारे लिवर को डैमेज करेंगे, लिवर सेल्स को। और लिवर के अंदर जस्ट लाइक हेयर, स्किन एंड नेल, इसमें भी रीजनरेशन होने की एबिलिटी है, लिवर आल्सो रीजनरेट। अब जब लिवर रीजनरेट करेगा तो उसमें हेपेटोसाइट्स आर रिप्लेस्ड बाय द फाइब्रस बैंड्स एंड टिश्यूज, वहां फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। वो फाइब्रोसिस जो है वो समटाइम्स नोड्यूल्स की शक्ल इख्तियार कर लेगा, दोज नोड्यूल्स में बिकम ट्यूमर इन द फ्यूचर, ठीक है।
तो इसमें जो लिवर की जो शेप है, एक तो लिवर का साइज श्रंक हो जाएगा, दूसरा इसकी शेप जो है वो रफ हो जाएगी। लिवर इज वेरी स्मूथ ऑर्गन, लेकिन वो शेप इसकी रफ हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। हॉब नेल अपीयरेंस आ जाएगी, जैसे स्क्रू जैसे होता है, ये देखिए। ये आप लिवर को देखें, ये नॉर्मल लिवर है, कितना स्मूथ इसकी अपीयरेंस है। ये देखें सिरोटिक लिवर कैसा है, ये श्रंकन इन साइज है विद नोड्यूलर अपीयरेंस। इसको हॉबनेल अपीयरेंस भी कहते हैं सिरोटिक लिवर की। जब इसका साइज श्रिंक हो गया तो इंट्रा जो ये पोर्टल जो वेन है, इसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ब्लड यहाँ से सही फ्लो नहीं कर पाएगा। जब फ्लो नहीं कर पाएगा तो बैकवर्ड फ्लो होगा। उस बैकवर्ड फ्लो होने की वजह से क्या होगा, पोर्टल हाइपरटेंशन, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द पोर्टल वेन ड्यू टू लिवर फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस। ठीक है, जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी तो उसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो होगा, और बैक फ्लो की वजह से वो जाएगा स्प्लीन के अंदर, स्प्लीनिक वेन के थ्रू, तो स्प्लीनोमेगाली करवाएगा। अगर वो जाएगा, क्योंकि वो सब ने जाना है हार्ट के अंदर वापस, तो वो अल्टरनेट पाथवेज लेगा। दूसरा पाथवे वो लेता है अम्बलाइकल जो एरिया है उसके अराउंड जो वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, पैराम्बलाइकल वेन्स, तो ये इनगॉर्ज्ड और वेरिकोज हो जाती हैं। इनको हम कहते हैं कैपेट मेडुसी। ये नजर आती है लिवर पेशेंट में। तीसरी क्या चीज जगह से जाएगा, वो जो इसोफेगस के अराउंड वेनस प्लेक्सिस पड़ा हुआ है, वो वहां से ब्लड जो है वो जाने की कोशिश करेगा हार्ट में, तो वेरिकोज वेन्स वहां पे भी हो जाएंगी। इसे हम कहते हैं इसोफेजियल वेरिसीज। और अगर खुदा ना खास्ता ये रप्चर हो जाए तो पेशेंट को ब्लड वॉमिटिंग होती है, बहुत सीवियर। इसको कहते हैं हेमट एमेसिस। एमेसिस मींस वॉमिट एंड हेमट मींस ब्लड, ब्लड वॉमिटिंग। और ये फैटल कंडीशन है। लिवर पेशेंट को हेमट एमेसिस हो जाए, बस आप समझ लें एज ए डॉक्टर के ये बहुत ही क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी है। यू हैव टू ट्रीट इट ऑन द टोज। ये आपको पेशेंट जो है वो बहुत मुश्किल से शॉक से निकालने की कोशिश करेंगे आप, बहुत मुश्किल बचता है पेशेंट, लेकिन बच जाता है अगर आप टाइमली सुन। तीसरा जो होता है वो अराउंड द रेक्टम। रेक्टम के पास भी जो है वो ब्लड वेसल्स पड़ी हुई है, वेन्स पड़ी हुई है, वहां भी वेरिकोज वेन्स हो जाएंगी, तो रेक्टल वेरिसीज कहते हैं इन्हें। जब रेक्टल वेरिसीज होंगी तो क्या होगा, उसकी वजह से अगर रप्चर हो जाए तो जो ब्लड है वो स्टूल में आना शुरू हो जाएगा। उससे हम कहते हैं हेमाटोकीजिया या मेलिना, डार्क टेरी स्टूल्स। तो ये बड़ी कॉमन कॉम्प्लिकेशन है व्हेन यू विल वर्क इन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट और हेपेटोलॉजी डिपार्टमेंट, तो आपको ये पेशेंट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो ये हमारी लिवर से रिलेटेड जो थी क्लिनिकल एनाटॉमी थी। फिर लिवर बायोप्सी की जाती है अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू, और सीटी स्कैन गाइडेंस में की जाती है लिवर बायोप्सी। ठीक है, वो आप अपने उसमें देखेंगे। तो यहाँ तक तो थी लिवर की क्या कहते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। जी, अब सर। बात आती है इसकी मोबाइल गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर जो होता है वो गॉल ब्लैडर फोसा के अंदर पड़ा हुआ है लिवर के अंदर, अगर आप देखें तो समटाइम्स कुछ लोगों का 4% जो लोग हैं अपनी पॉपुलेशन में, उसमें कुछ गॉल ब्लैडर जो है वो सस्पेंड होता है फ्रॉम द लिवर बाय शॉर्ट मिजेंट्री। अब इसकी एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है कि ये जो गॉल ब्लैडर है ये मोबाइल हो जाता है, हिलता है। उस हिलने की वजह से समटाइम्स क्या होता है, ये ट्विस्ट कर जाता है अपने एक्सिस के दौरान। एक्सिस के अराउंड जब ट्विस्ट कर देगा तो क्या होगा कि वेस्कुलर टॉर्जन हो जाएगी यहाँ पर और इन्फेक्शन शुरू हो जाएगी। ब्लड वेसल जो है वो ट्विस्ट कर देगी इसकी जो है। तो बस एक छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है मोबाइल गॉल ब्लैडर की। फिर वेरिएशन इन द सिस्टिक एंड हेपेटिक, वो मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा क्या क्या वेरिएशन आती हैं। इसी तरह हेपेटिक डक्ट्स जो हैं वो भी आपको मैं दिखाऊंगा ये क्या चीज है, वो डायग्राम में हम देखेंगे। अभी हम देख रहे थे गाल स्टोन। गाल स्टोन जो है गाल ब्लैडर के अंदर होते हैं पड़े हुए, और इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि ज्यादातर ये कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड होते हैं। गाल स्टोन्स को कहते हैं कोलीलिथियासिस। लिथ मींस स्टोन, ठीक है, लिथ मींस स्टोन, इयासिस मींस अ स्टेट, एंड कोली मींस gallbladder. So cholelithiasis is a medical term related to the stones, a state of stone in a gallbladder is called cholelithiasis. ठीक है, क्यों होता है? बहुत सारी रीजंस हैं, फैमिली हिस्ट्री इज देयर, बहुत सारी फैटी ऑयली फूड खाने की वजह से,
बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा होते हैं पेशेंट के पास दफा, ठीक है, और डिहाइड्रेशन, पेशेंट जो है वो पानी कम पीता है जिसकी वजह से उसका जो बाइल है वो थिक हो जाता है। तो ये ज्यादातर कोलेस्ट्रॉल के स्टोन्स होते हैं, और भी दूसरे स्टोन्स होते हैं, ऑक्सलेट्स भी होते हैं, कैल्शियम के स्टोन्स भी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड स्टोन्स होते हैं। ज्यादातर ये साइलेंट होते हैं शुरू शुरू में, जब इनका साइज छोटा होता है, ये मोबाइल से होते हैं, कभी इधर तैर गए, कब बाद दफा निकल जाते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। लेकिन जब इसका साइज बड़ा होता है तो ये फिर गाल ब्लैडर की जो वॉल्स होती हैं उसको ये चुभना शुरू कर देता है, पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है, विच हर्ट्स द गाल ब्लैडर एंड द पेशेंट स्टार्टेड टू फील पेन विच इज वेरी इंटेंस समटाइम्स। बहुत इंटेंस पेन हो तो उसको हम कहते हैं बाइलरी कॉलिक। बाइलरी कॉलिक, कॉलिक एक ऐसी पेन का नाम है जो बहुत शदीद हो, शदीद पेन इन जीआईटी, पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर पेन, उसको हम कहते हैं कॉलिक या कॉलिकी। तो बाइलरी कॉलिक रिलेटेड टू द बाइल, ये जो आपके गाल ब्लैडर है, ये इंटेंस और स्पैज्मोटिक पेन होती है। अक्सर देखा गया है कि जो गाल स्टोन्स के पेशेंट होते हैं वो खाली पेट हों तो उनका गाल ब्लैडर जो होता है नॉर्मली हर बंदे का डायलेटेड होता है, फिल्ड विद द बाइल, तो उसमें स्टोन बार दफा तंग नहीं करता। लेकिन जैसे ही वो मील लेगा, फैटी मील खासतौर पे जब वो लेगा, तो उसको इमल्सिफाई करने के लिए, फैट्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए बाइल जो है वो स्क्रीट होता है डोडेनम के सेकंड पार्ट में, तो स्क्वीज करेगा फिर गाल ब्लैडर, श्रिंक तो अपने साइज के अंदर होगा, तो वहां पर जब स्टोन पड़ा होगा तो उस टाइम उसको वो चुभेगा स्टोन। तो अक्सर देखा गया कि मील खाने के बाद 1.5 से 2 घंटे के बाद जैसे ही जो फूड है वो डोडेनम में पहुंचेगा, गाल ब्लैडर स्क्वीज करेगा और पेशेंट को पेन स्टार्ट हो जाएगी, बाइलरी कॉलिक स्टार्ट हो जाएगी। अब वो कहाँ पे होती है? एपिगैस्ट्रिक रीजन में होती है, राइट साइड पे होती है, समटाइम्स बैक पे भी जाती है और राइट शोल्डर की टिप पे भी जाती है, और नोजिया भी होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। एक कंडीशन होती है जिसके अंदर देखें कि आप ये नॉर्मल गाल ब्लैडर देख रहे हैं इन द बॉडी, तो ये उसकी नेक वाला हिस्सा है और ये उसका वो हिस्सा जहां पर ये अटैच हो रहा है सिस्टिक डक्ट के साथ, ये वाला हिस्सा नेक और ये सिस्टिक डक्ट। तो यहाँ पर बाज दफा डिजीज कंडीशन में एक पाउच डेवलप होता है, उसे कहते हैं हार्टमैन्स पाउच। तो स्टोन अक्सर यहाँ पर फंस जाता है इस जगह पर, तो इसको हम कहते हैं कि इम्पैक्टेड स्टोन इन हार्टमैन्स पाउच। ठीक है, आपकी किताब में लिखा हुआ है, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी जो थी वो गाल स्टोन्स और गाल ब्लैडर की एक थी डिजीज। अब ये देखें तो गाल ब्लैडर जो है वो डोडेनम के बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। तो यहां से अगर गाल ब्लैडर रप्चर हो जाएगा या यहाँ पर अगर ये जुड़ा रहा तो एडिशंस बन जाती हैं, एडिशंस के बाद जो गाल स्टोन है समटाइम्स वो मूव कर जाता है डोडेनम के अंदर। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? गाल स्टोन्स इन डोडेनम या कोलिसिस्टो एंटेरिक फिस्टुला, उसकी वजह से वो स्टोन चला गया। मैं आपको इसकी तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखें गाल स्टोन्स कैसे नजर आ रहे हैं। ये गाल स्टोन्स येलो कलर के सारे, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड हैं। तो ये देखें फिस्टुला बन गया, ठीक है, कोलिसिस्टो एंटेरिक फिस्टुला, एंटेरिक मींस ये गट, ठीक है। तो ये देखें स्टोन इधर चला गया। तो ये इसकी दूसरी थी एक क्लिनिकल इंपॉर्टेंस स्टोन की। तीसरी जो मैं आपको इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब हम इसको रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिसिस्टेक्टमी। दो तरीके से होती है, एक होती है ओपन, जिसमें हम पूरा जो है लेप्रोटमी करते हैं और खोलते हैं और वहां से हम इसको रिमूव करते हैं। दूसरी को हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक, ठीक है, थ्रू कैमरा। जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं भी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट वो ये है कि यहाँ पर हम लोगों ने सिस्टिक आर्टरी को लाइगेट करना है और सिस्टिक डक्ट को लाइगेट करना है और गाल ब्लैडर को रिमूव करना है। अब हम कैसे ढूंढेंगे सिस्टिक आर्टरी कहाँ पर? तो इसके लिए हमें कैलेट्स ट्रायंगल, कैलेट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज का पता होना बहुत जरूरी है। कि कैलेट्स ट्रायंगल अक्सर आपसे एग्जाम में भी पूछा जाता है, एज ए डेफिनेशन भी पूछा जाता है, एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर अगर मैं जाऊं तो मैं भी एब्डोमेन सेक्टर की क्वेश्चन पूछ लेता होता हूँ कि व्हाट इज सिस्टोहेपेटिक या कैलेट्स ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की बाउंड्रीज देख लो। इट इज डिफाइंड इंफीरियरली, इसके नीचे इंफीरियर बाय सिस्टिक डक्ट, ठीक है, ये सिस्टिक डक्ट पड़ी हुई है, इंफीरियरली बाय द सिस्टिक डक्ट, सुपीरियरली बाय द लिवर, ठीक है, इंफीरियर मार्जिन ऑफ लिवर, और मीडियली बाय द
कॉमन हेपेटिक डक्ट। तो ये ट्रायंगल आप बन रहा है, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब लेप्रोस्कोपिकली जाएं हम या हम लेप्रोटमी के थ्रू जाएं ओपन, तो हमने इस ट्रायंगल को पहचानना है। दोबारा रिपीट करता हूं, दिस इज कॉल्ड कैलेट्स ट्रायंगल और सिस्टोहेपेटिक ट्रायंगल, which is bounded medially by the common hepatic duct, inferiorly by the cystic duct and superiorly by the inferior margin of the liver। यहां पर पड़ी है cystic artery, and cystic artery is a branch of right hepatic artery normally in most of the cases। तो इसको लाइगेट करना है इन दोनों को, और इस गॉल ब्लैडर को हमें रिमूव कर देना है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोलेसिस्टेक्टमी। तो मैंने आपको पोर्टल हाइपरटेंशन भी पढ़ा दिया है, मैंने आपको पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स भी बता दिए हैं कि शंट्स कैसे की जाती हैं। यह प्रोसीजर नॉर्मली अब हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते, नॉर्मली ये नहीं किया जाता आजकल। इसमें क्या होगा कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, लीवर से ब्लड पास नहीं हो रहा होगा, वापस जा रहा होगा, तो हम शंटिंग कर देंगे। शंटिंग कैसे करेंगे कि ये देखें, नॉर्मली ऐसे जा रही है, ये हेपेटिक पोर्टल वेन है और ये पीछे से इसकी इंफीरियर वेना केवा जा रही है, लीवर के थ्रू ब्लड जा रहा है सारा इंफीरियर वेना केवा में। अब लीवर में सिरोसिस हो गया है, ब्लड पास नहीं कर रहा, तो हमने यहाँ पर एंड टू एंड, साइड टू साइड एनास्टेमोसिस कर देना है कि सारा ब्लड यहाँ गया और यहाँ से सिस्टेमिक ब्लड में जाके वो हार्ट में चला गया। उसकी कॉम्प्लिकेशंस है क्योंकि ये सारा गंदा ब्लड है और आपका लिवर जो है उसको डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा, तो पेशेंट जो है वो एन्सेफेलोपैथी में चला जाएगा। दूसरे में हम क्या कहते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं और स्प्लीनिक वेन जो है वो डायरेक्टली ड्रेन कर देते हैं किसमें, इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो ये एंड टू एंड और इस तरह के ये आपने पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स जो हैं ये आपने देख लेने डायग्राम के अंदर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों ने इसको समझा भी होगा और एंजॉय भी किया होगा।